इंडियन एयरफोर्स ने एफकेट 2 2024 की नोटिफिकेशन निकाल दी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी बीजी ट्यूट्स में। इस वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको फुल डिटेल वीडियो मिलने वाली है। अगर इस चैनल पे नहीं हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को एंड शेयर कर देना सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के साथ। तो जैसे कि मैंने बताया, एफकेट 2 2024 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। 30 मई 2024 से लेके 28 जून 2024 रात 11:30 बजे से पहले पहले आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर आपको इस फॉर्म को भरना है तो आप करियर इन इंडियन एयरफोर्स डॉट सी डेक डॉट इन या एफकेट डॉट सी डेक डॉट इन पे जाके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पहले आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, देन आप लॉग इन करके कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो एग्जाम डेट है वो 9, 10 एंड 11 अगस्त 2024 है। डेट आपको पता है, एफकेट पहले ही बता देता अपनी नोटिफिकेशन में, एंड ये फिक्स डेट होती है। इसी डेट पे जो है आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप ये मत सोचना पोस्टपोन्ड होगा, क्योंकि कोविड के अलावा आज तक कभी भी एग्जाम पोस्टपोन्ड नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी से आपके पास देखिए महीने भी कम है, 2 से 3 महीने बचे, तो अपनी तैयारी में एकदम लग जाइए। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 18 आपकी फ्लाइंग में आई है फॉर मेन, एंड वीमेन की आई है 11। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोनॉटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में 88 आई है फॉर मेन एंड वीमेन की आई है 23। सिमिलरली मैकेनिकल में आई है 36 फॉर मेन एंड वीमेन की आई है 9। और भी अगर हम ब्रांचेस की देखें तो इसमें 14 फॉर वेपन सिस्टम ब्रांच, एडमिनिस्ट्रेशन की 43, 11 फॉर वीमेन। ठीक है, सिमिलरली 13, 10, 7, 8 जिसमें लॉजिस्टिक, अकाउंट्स एंड एजुकेशन ब्रांच भी शामिल है। ठीक है, टोटल अगर आपकी वैकेंसीज बताएं तो इसमें 277 जो है वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें 10% सीट रिजर्व होती है फॉर एनसीसी कैंडिडेट्स। ठीक है, जो एनसीसी स्पेशल एंट्री में होते हैं, जिनके पास सी सर्टिफिकेट होता है, उन्हें पता होगा। ठीक है, एंड 10% सीट होती है आउट ऑफ एफकेट वैकेंसीज। ठीक है, तो इसमें से भी 10% सीट होगी, सिर्फ फ्लाइंग ब्रांच की बात हो रही है। ठीक है, 10% सीट आपकी जाएगी उन्हें, मतलब 1 से 2 सीट मिलेंगी एनसीसी वालों को, एंड सिमिलरली सीडीएस में इस बार जितनी भी वैकेंसी आई होंगी उसमें से 10% सीट उनके लिए रिजर्व होती है। ठीक है, फॉर परमानेंट कमीशन, और इसमें होता है आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन। अब बता देते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं पता। जिन्हें पता है, जो पहले से डिफेंस एस्पिरेंट्स है, उन्हें तो पता होगा। जिन्हें नहीं पता, शॉर्ट सर्विस कमीशन आपकी 14 ईयर्स तक की होती है फॉर फ्लाइंग ब्रांच, एंड फॉर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ये आपकी पहले 10 साल के लिए होती है। ठीक है, एंड आप इसे 4 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, पर ये रिक्वायरमेंट बेसिस पे होता है, अवेलेबिलिटी के बेसिस पे होता है, वैकेंसीज पे होता है, और आपकी विलिंगनेस पे भी होता है कि आप चाहते हैं आगे इंडियन एयरफोर्स के साथ काम करना है या नहीं। ठीक है, फ्लाइंग ब्रांच की 14 ईयर्स तक की ही होती है। ठीक है, परमानेंट कमीशन भी आपको दे सकते हैं, पर ये कंपलसरी नहीं है कि सबको ही मिलेगी। मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, ये भी सर्विस रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी, वैकेंसीज और आपकी विलिंगनेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, एसएससी ऑफिसर्स आर नॉट एंटाइटल टू ग्रांट पेंशन। ठीक है, तो एसएससी ऑफिसर को पेंशन नहीं मिलती, क्योंकि आपको पता है मिनिमम 20 ईयर्स ऑफ सर्विस इज नीडेड इफ यू वांट पेंशन इन आर्म्ड फोर्सेज। ठीक है, एज एन ऑफिसर। ठीक है, एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो नेशनलिटी आपको, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए अगर आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। एज की बात करें तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 to 24 एज है, मतलब वो सभी कैंडिडेट जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2001 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में आते हैं, और ये दोनों डेट भी इंक्लूड है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें 2 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया है उनके उनके लिए जिनके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है, डीजीसीए द्वारा। ठीक है, इशू हुआ हुआ। ठीक है, तो मतलब 2 जुलाई 1999 से लेके 1 जुलाई 2005 तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, अगर उनके पास सीपीएल यानी कमर्शियल पायलट लाइसेंस है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल की अगर बात करें तो इसमें 20 to 26 ईयर्स तक के जो है कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मतलब वो सभी कैंडिडेट जिनकी एज 2 जुलाई 1999 से लेके 1 जुलाई 2005 तक आती है। ठीक है, तो वो सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आपका इसका मैरिटल स्टेटस भी आपको इसमें अनमेरिड होना चाहिए। ठीक है, चाहे, ठीक है, तो अगर आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है तो यू मस्ट बी अनमेरिड। ठीक है, अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो पहले फ्लाइंग ब्रांच की बात कर लेते हैं। एक तो आपको 50% मार्क्स चाहिए ही, मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों में, 12th क्लास में। अगर आपके 50% नहीं है, किसी एक में 49% भी है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते फॉर फ्लाइंग ब्रांच। ठीक है, ग्रेजुएशन विद मिनिमम 60% हो सकती है, किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन हो सकती है, या अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री की हो, बीई बीटेक 60% में, तो भी आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच की अगर बात करें तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स की पहले बात कर लेते हैं। देखिए, 50% मार्क्स इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स चाहिए ही चाहिए 10+2 लेवल पे। 60% मार्क्स आपकी इंजीनियरिंग में होने चाहिए। ये सारी ब्रांच वाले एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में, मतलब एईएल में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से हो, अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से हो, अगर कंप्यूटर साइंस से हो, अगर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी से हो, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हो,
अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल से हो, ठीक है, या अगर इलेक्ट्रिक पावर या मशीनरी इंजीनियरिंग से, या साइबर सिक्योरिटी से हो, ठीक है। तो ये सारे कैंडिडेट्स अगर आपने इससे अपनी बीटेक या बी की है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, ठीक है। अब मैकेनिकल ब्रांच की बात कर ले तो एरोस्पेस वाले, एरोनॉटिकल वाले, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, मैकाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये सब अप्लाई कर सकते हैं मैकेनिकल में, ठीक है। इसमें भी सेम आपकी जो कंडीशन है 50% मार्क्स इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड 10+2 और 60% मार्क्स ये आपके ग्रेजुएशन में, ठीक है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की बात करें वेपन सिस्टम ब्रांच की तो 50% मार्क्स चाहिए मैथ्स एंड फिजिक्स में। ग्रेजुएशन कोई भी अप्लाई कर सकता है, बस हाँ 10+2 में 50% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में। बीटेक में आपके 60% होने चाहिए मिनिमम, या किसी भी ग्रेजुएशन आपने कहीं से भी ग्रेजुएशन की हो किसी भी फील्ड में उसमें मिनिमम 60% होने चाहिए, तो आप वेपन सिस्टम ब्रांच में भी अप्लाई कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक में भी 10+2 चाहिए, इसमें कोई अब ये उन बच्चों के लिए जिनकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में मैथ्स सॉरी मार्क्स नहीं है 50% या उससे कम है, तो आपको बस पास करनी है 10+2 एंड ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 60%, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन या लॉजिस्टिक में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 60% लेकिन जरूरी है अगर आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ग्रेजुएशन में 60% जरूरी होने चाहिए, ठीक है। अकाउंट्स ब्रांच की बात करें तो 10+2 लेवल आपको बस पास करना है और ग्रेजुएशन में 60% होनी चाहिए। अच्छा, आप इसमें बीटेक वाले अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें बीकॉम वाले अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि अकाउंट्स ब्रांच है। बीबीए वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एंड बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने फाइनेंस में अपनी स्पेशलाइजेशन कर रखी है, ठीक है। एजुकेशन की बात करें तो 10+2 पास होना चाहिए, साथ ही साथ इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी है विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है। मीटियोरोलॉजी अगर ब्रांच की बात करें तो इसमें 10+2 बोला है पास विद बीएससी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स विद मिनिमम 60%, ठीक है। बीएससी की हुई होनी चाहिए विद मिनिमम विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट्स एंड 60% मिनिमम मार्क्स, ठीक है। और 10+2 में कोई मिनिमम मार्क्स नहीं मांगे। साथ ही साथ अगर इंजीनियरिंग डिग्री वाले भी इसे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें ऑलमोस्ट सभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको बहुत बच्चों को ये भी डाउट होगा फॉर एग्जांपल कि मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से हूँ, तो मैं किसी एक पोस्ट में अप्लाई कर सकता हूँ या सब में, तो आप आपको फॉर्म भरते वक्त ना वहाँ पे टिक मार्क दिखेंगे, ठीक है। तो आप एक से ज्यादा ऐसे पोस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको प्रेफरेंस डालनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आपका मीटरोलॉजी ब्रांच में जाना है तो आप मीटरोलॉजी सबसे ऊपर डालेंगे। आपको एरोनॉटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है तो आप उसे सेकंड में डालेंगे। आपको फ्लाइंग में जाना है तो उसे थर्ड में डालेंगे, ठीक है। अगर आपको पहले फ्लाइंग में जाना है तो पहले फ्लाइंग डालेंगे, देन वाइस वर्सा, ठीक है। तो आपको ऐसी उसमें प्रेफरेंस डालने को मिलेगा, तो जो एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो उसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। एक बार ही आपको फीस देनी है, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। हाँ, तो फीस इसमें 550 प्लस जीएसटी होगी, ठीक है। तो 650 के आसपास जो है आपकी इसमें फीस लगेगी, ठीक है। तो यही है, आपको बस एक बार ही देनी है 550 प्लस जीएसटी, एंड आप जितनी भी पोस्ट है उसमें आपको प्रेफरेंस मिलेगी, उन सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर पोस्ट के लिए बार बार आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मैं ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम अभी एफकेट का एग्जाम दे रहे हैं, जिन्हें थोड़ी भी नॉलेज नहीं है। जिन्हें नॉलेज है उन्हें पता होगा, ठीक है। बात करते हैं अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो जैसे कि पहले मैंने बताया आपको 9, 10 और 11 अगस्त को एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी फ्राइडे सैटरडे संडे 2024 को। एग्जाम शेड्यूल की बात कर लेते हैं तो आपकी दो शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। एक सुबह 8 बजे की शिफ्ट होती है, दूसरी होती है 1 बजे की शिफ्ट, जिन बच्चों ने दिया है। पहले ईकेटी भी होता था, ठीक है, पर अब ईकेटी लेना बंद कर दिया है। अब सारा आपका ऑन द बेसिस ऑफ एफकेटी होता है, ठीक है। जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट होती है वो 10 से 12 होती है, एंड 3 से 5 होती है आपकी सेकंड शिफ्ट, जिसमें आपका एग्जाम शुरू हो जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट एंड ड्यूरेशन की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया 2 घंटे का एग्जाम है। जैसे पहला था 10 से 12 और सेकंड शिफ्ट होगा आपका 3 से 5। 100 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, 300 मार्क्स का, जिसमें जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड आपका आएगा, ठीक है। मार्किंग सिम की बात करें तो थ्री मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, एंड 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट, मतलब 1/3 इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और कोई भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया, मतलब अनअटेम्प्टेड के कोई भी मार्क्स नहीं है, ठीक है। सिलेबस की बात करें तो इसमें जैसे कि मैंने बताया इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग आएगा। इंग्लिश की बात कर लेते हैं तो इसमें कॉम्प्रीहेंशन, एरर डिटेक्ट, सेंटेंस, ठीक है, फिलिंग इन करेक्ट वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, क्लोज टेस्ट, ठीक है, फ्रेजेस, एनोलॉजी, सेंटेंस, रीअरेंजिंग सब्सटीट्यूशन इन सेंटेंस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो हर एग्जाम में आता है, हर गवर्नमेंट एग्जाम में, वैसे ही सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमी, पॉलिटी,
तो ये भी आपका सेम ही है जैसे जनरल अवेयरनेस में आता है, पर आजकल जो एफकेट का ट्रेंड है इसमें आपका ना ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो करंट अफेयर से पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपने थोड़ा करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो इसमें मतलब आपकी मैथ्स होगी एक तरह से, डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्टेंस, ठीक है, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। अच्छा एक बात बता दूं, जितने भी यहाँ पे टॉपिक लिखे हैं हर टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं जिससे क्वेश्चन ना आए। जैसे कई बार एग्जाम में होता है ना कि जैसे बोट एंड स्ट्रीम में ही ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी किसी एग्जाम में होता है, लेकिन इसमें आपको देखना, आपको एफकेट में एक चीज मिलेगी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी एक क्वेश्चन आएगा प्रोफाइल। हाँ एक से ज्यादा आ सकता है, लेकिन एक तो मिनिमम सारे जो आपके चैप्टर से यहाँ पे टॉपिक बताए हैं उससे आएगा ही आएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। रीजनिंग आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। तो यह था आपका एफके 2024 के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। आपको कोई भी अगर और डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हाँ, अगर इस वीडियो के इस पार्ट तक बने हुए हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, एंड शेयर कर देना सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के साथ। थैंक यू सो मच।